हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के, और जैसा कि चैप्टर 4 आपका चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। चूंकि रिवीजन चल रहा है आपका, तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से शुरू किया था? कोवेलेंट बॉन्डिंग से हम लोगों ने शुरू किया था, जहाँ पर क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन की मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने कार्बन को समझने का प्रयास किया था, जिसमें कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात की थी कि 6 उसका परमाणु क्रमांक होता है। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कोश में आते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होता है? अपनी कार्बन को अपनी संयोजकता पूर्ण करनी होती है, अष्टक पूरा करना होता है, जिसके लिए वो क्या करता है? बंध बनाता है। और कैसे प्रकार के बंध बनाता है? वो उन 4 इलेक्ट्रॉनों को ना ही दान कर पाता है, ना ही 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है। उस स्थिति में वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, यानी सहसंयोजी आबंध बनाता है। और सहसंयोजी आबंध क्या है? यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, जिसके फलस्वरूप वो कार्बन के ही किसी अन्य परमाणु से या किसी अन्य तत्व के अन्य परमाणु से सहसंयोजी आबंध बनाता है। ओके, जहां पर हमने प्रकार पढ़े थे सहसंयोजी आबंध के, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स आपके आते हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध में हमने बात की कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, इसको एकल सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। द्विसहसंयोजी आबंध में आप बात करते हैं कि 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, इसी को क्या कहा जाएगा? द्विसहसंयोजी आबंध कहा जाएगा। वहीं त्रिसहसंयोजी आबंध यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी। ओके, जिसके आपने एग्जाम्पल भी देखे थे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देखे थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मीथेन के मॉलिक्यूल का देखा था, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का, H2S की बात की थी, इसके मॉलिक्यूल का, H2O का हमने देखा था यहाँ पर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन आपका प्रेजेंट है या कार्बन के बने हुए जो यौगिक हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक होता है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो जाते हैं। साथ ही क्योंकि फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, कुछ कंपाउंड के आपको यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताए गए हैं। कार्बन आपका 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनको कार्बन के अपरूप कहा जाता है। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया एंड फुलरिन हो गया। ओके, डायमंड आपका क्या है? हीरा जिसे कहा जाता है। ग्रेफाइट कार्बन की ही एक फॉर्म है। फुलरिन, बकमिस्टर फुलरिन के नाम पर फुलरिन रखा, ये भी इसी की एक फॉर्म है। तीनों के बारे में आपने पढ़ा था। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाता है, ये आपने पढ़ा है, लाखों की संख्या में बनाता है। किस वजह से बना रहा है? पहला, श्रृंखलन का गुण उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, टेट्रावेलेंट नेचर उसका होता है। तो श्रृंखलन का गुण क्या है? कार्बन का परमाणु कार्बन के ही दूसरे परमाणु से जुड़ेगा और फिर यौगिकों का निर्माण करेगा। संयोजकता यानी टेट्रावेलेंट नेचर कहता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की अपनी क्षमता रखता है। इस वजह से वो क्या कर रहा है? कार्बन के ही किसी परमाणु से या किसी अन्य तत्व के अन्य परमाणु से जुड़ रहा है और कार्बनिक यौगिक बना रहा है। ओके, दोनों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन की बात की थी, नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपीन हो गया, इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ये सारे आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्लासिफिकेशन में हमने एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड देखे थे। खुली श्रृंखला में जो यौगिक आपको दिखते हैं उनमें सबसे पहले हमने बात की थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनके लिए कि आपने सबसे पहले एल्केन को पढ़ा, जिसके अंतर्गत, और एल्केन क्या है आपका? यहाँ पर जब कार्बन और कार्बन का परमाणु ऐसा हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ यौगिक ही होगा, लेकिन वहां पर कार्बन और कार्बन के मध्य आपको एकल बंध बनते हुए दिखेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। ठीक है, जिसके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 आता है। ओके, इथेन आपने इसका एग्जाम्पल देखा था, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया।
एन की साउंड इनमें आती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपको इथेन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध आपको बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने एल्कीन की बात की थी, जिसमें कि क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य है हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखेगा, तो वो एल्कीन है। जनरल फॉर्मूला CnH2n आता है। इसके बाद एल्काइन, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप है, जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखेगा, इसको एल्काइन कहा जाता है। CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आपने अलग अलग एग्जांपल देखे थे। सैचुरेटेड में जहां एल्केन के अंतर्गत आपने ब्यूटेन को पढ़ा, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन के अंतर्गत इथीन, एल्काइन के अंतर्गत प्रोपाइन की हम लोगों ने बात की थी। ओके, चलिए, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसा कोई भी एटम यानी परमाणु या ग्रुप ऑफ एटम, परमाणुओं का समूह, जो किसी भी अणु में जुड़कर उस अणु के ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। मेन फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हेलोजन का ग्रुप आता है। तो ये सारे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। ये किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ेंगे और उस हाइड्रोकार्बन के जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर देंगे, या इन्हीं की वजह से आप उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। ओके, देन आपने होमोलोगस सीरीज, सजातीय या समजातीय श्रेणी के बारे में बात की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी कोई भी सीरीज है जहां पर सभी के मेंबर्स के फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, पहली चीज, फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पर सेम हो, सारे मेंबर्स के रासायनिक गुण क्या है, समान है। एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो सभी एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे। ओके, देन थर्ड वन इज कि जब आप सक्सेसिव मेंबर्स को देखते हैं, एक के बाद दूसरा जो आपका मेंबर आता है, क्रमशः आप बोलेंगे, या एक क्रम के बाद दूसरा, एक नंबर के बाद दो आता है ना, एक के बाद दो, तो फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह सक्सेसिव जो नंबर आएंगे उनके बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा और 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी जो पहला होगा उसके बाद जो दूसरा मेंबर आएगा, दूसरा मेंबर में एक CH2 यूनिट ज्यादा होगी, और इस सेकंड वाले का जो मास होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, वो 14U आपका अधिक होगा। ओके, चलिए, ये होमोलोगस सीरीज हो गई। इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर किया था, जिसमें हमने अलग अलग रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, IUPAC रूल्स पढ़े थे। उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको एक चेन चुननी है पहले कार्बन की। कैसी चेन चुननी है, जिसमें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। चेन चुन ली आपने, अब आप क्या करेंगे, अब आप नंबरिंग करेंगे। ओके, उस चेन की श्रृंखला में जो कार्बन एटम्स है उनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं, जिस एंड से आपका वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा होगा, वहां से आप नंबरिंग शुरू करते हैं। ओके, देन प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करते हैं। प्रीफिक्स में आपके क्या जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे या लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप जाएंगे। सफिक्स में आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ड रूट क्या बताता है कि जो वो आपने पेरेंट चेन चुनी थी ना कार्बन की, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उपस्थित है। ओके, तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। कुछ कंपाउंड का आपने यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था, नाम लिखा था उनका, और कुछ का आपने नाम से स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रयास किया था। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा। कंबशन रिएक्शन जिसके अंतर्गत आई, दहन की अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब क्या होता है, जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको कंबशन रिएक्शन कहा जाता है आपका। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखा था। और बनता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो मैंने क्या कहा, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंबशन रिएक्शन कहा जाएगा। और कंबशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, प्लस हीट आपकी वहां पर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, नाम से ही समझ आ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात हो रही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता है,
कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन का संयोग भी आप इसे कहते हैं। साथ ही क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक आपका कहा जाता है। जैसे कि आप पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, तो ये आपके ऑक्सीकारक की भांति उपयोग में आते हैं। ओके, एडिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज संकलन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। यहाँ पर होता क्या है, कोई भी असंतृप्त आपके पास कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, उस असंतृप्त कंपाउंड में यौगिक में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और उसको संतृप्त बनाया जाता है, या आप क्या कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जहां पर असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन के जुड़ने से वो संतृप्त बन रहा है और यह उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, इसे संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। साथ ही हम क्या बोलते हैं, किसी असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन के जुड़ने से उसकी असंतृप्तता में कमी आती है, इसे भी आपका क्या कहा जाता है, संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। और एडिशन रिएक्शन में उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है जो अभिक्रिया की दर को कम या तीव्र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये सारे यहाँ पर क्या है, एज ए कैटलिस्ट यूज में आ रहे हैं। डी है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम प्रेजेंट है, कोई बाहर से एक अन्य एटम, मॉलिक्यूल में जो एटम्स उपस्थित है उनमें से किसी एक को हटा देगा और इसके स्थान पे स्वयं आ जाएगा, तो ये आपका क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आपका CH4 था, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दूसरा आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 एटम है, तो क्लोरीन के एक एटम क्या करता है, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा देता है, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से क्या बन गया, CH3 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है, किसके द्वारा हटाया गया है, Cl के द्वारा, तो इसलिए वहां पर वो Cl आ गया, तो CH3Cl ये हो गया। और अब क्या बचा, एक हाइड्रोजन जो हटा दिया था और एक Cl एटम बन गया, दोनों मिलकर के HCl बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इथेनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल की सीरीज में ये आता है। इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, एक का मतलब, एन का मतलब क्या है, दोनों सिंगली बॉन्डेड हैं, और ऑल आपको क्या बता रहा है कि OH फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वहां पर उपस्थित है। तो इथेनॉल आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कलरलेस लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, कलरलेस है यानी कि रंगहीन है। यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, साथ ही स्मेल है इसकी एक अजीब प्रकार की, इसका अगर आप सेवन करते हैं तो ये नशीला होता है। इस प्रकार से हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा था। इथेनॉइक एसिड जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, 5 to 8% सोल्यूशन इसका विनेगर कहलाता है और 100% प्योर सोल्यूशन इसका क्या कहलाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जब जमता है, क्योंकि कमी तापमान पर जम जाता है, जमने पर ये ग्लेशियर के समान संरचनाएं क्रिस्टल्स बनाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ओके, रिएक्शन देखी थी इथेनॉल की सोडियम के साथ, तो क्या बन रहा था, इथेनॉल और सोडियम रिएक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं, साथ में सोडियम इथॉक्साइड आपका बन रहा है। ओके, दूसरी थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, नाम से ही समझ आ रहा है, निर्जलीकरण अभिक्रिया इसे कहा जाता है, जहां पर आपके अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और ये कब होगा, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ की जा रही है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ से गर्म किया जा रहा है, तब आपका क्या बन रहा है, इथेनॉल से इथाइन या इथीन का मॉलिक्यूल बन रहा है और H2O आपका अलग हुआ है। ओके, चलिए अब ये COOH की रिएक्शंस है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, जो कि हमारे पास क्या था, एसिटिक एसिड था। ओके, पहला है आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नाम में आपका एस्टर आ रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस भी आपका एस्टर ही होता है। कब होता है, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर फॉर्म होता है। इतनी सी अभिक्रिया है आपकी। When a carboxylic acid is refluxed with alcohol in the presence of a small quantity of concentrated H2SO4, a sweet smelling ester or pleasant smelling ester is formed. This reaction of ester formation is called esterification. Okay? क्या होता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को
अल्कोहल के साथ मिलाया जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक स्वीट स्मेलिंग, एक बहुत अच्छी स्मेल वाला कोई कंपाउंड बन रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और एस्टर के बनने की ये अभिक्रिया एस्टरिफिकेशन कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, एस्टर आपका फॉर्म हो रहा है। एस्टर होता क्या है, ये ग्रुप होता है COO ग्रुप। ओके, इसको क्या कहा जाता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं क्योंकि उसी की रिएक्शंस देख रहे हैं हम लोग। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इथाइल इथेनोएट एंड वाटर आर फॉर्म। जब इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड से कराई जाती है तो इथाइल इथेनोएट बनता है आपका और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है, यही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ये है आपका इथाइल इथेनोएट। ओके, ये क्या हो गया, ये आपका इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल, एंड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। आगे बात करते हैं सेपोनिफिकेशन की। एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस रिएक्ट टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ठीक है, एस्टर क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, किसी अम्ल या क्षार की प्रेजेंस में क्या देता है, यहाँ पर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इसी को क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। ओके, नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर सब्सटेंसेज यूज फॉर क्लीनिंग। आपको पता है साबुन की बात की जाए या डिटर्जेंट्स की बात की जाए, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्लीनिंग में किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग में किया जाता है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हाइयर फैटी एसिड सच एज ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पामिटिक एसिड एक्सेट्रा। ओके, सोप्स है क्या, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं हाइयर फैटी एसिड्स के, जहां पर हम ओलिक एसिड की बात कर रहे हैं, स्टीरिक एसिड की बात कर रहे हैं, इनकी। ओके, दीज एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर एस्टर्स अलोंग विद ग्लिसरॉल, अल्कोहल कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ग्लिसरॉल किसे कहा जा रहा है, ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ओके, these esters called glycerides, क्या कहा जाता है, इन एस्टर्स को ग्लिसराइड्स कहा जाता है, आर प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ओरिजिन। ओके, कहाँ पाए जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल एनिमल्स के और वेजिटेबल ओरिजिन में पाए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप कैसे बनता है, व्हेन एन ऑयल और फैट is treated with sodium hydroxide solution, it gets converted to sodium salt of the acid and glycerol. The reaction is known as saponification. क्या होता है, जब यहाँ पर ऑयल और फैट, जिसे आपने ग्लिसराइड नाम दिया, वो ग्लिसराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड सोप के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में। द रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए आगे, डिटर्जेंट, केमिकली डिटर्जेंट्स आर सोडियम salts of sulfonic acid, that is detergent contains a sulfonic acid group SO3H instead of a carboxylic acid group COH on one end of the hydrocarbon. Okay, केमिकली डिटर्जेंट आपका क्या है, सोडियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड का, जिसमें कि एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के स्थान पर। The cleansing action of detergent is considered to be more effective than a soap. सोप की तुलना में जो डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन होता है वो ज्यादा कैसा होता है, अच्छा होता है, यानी कि वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ
soaps and detergent follow the same principle. When soap or detergent is dissolved in the water, the molecules gather together as cluster called micelles or micelles. Okay, होता क्या है, सोप और डिटर्जेंट सेम तरह से काम करते हैं, दोनों ही वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं, आपको पता है पानी के साथ घुलते हैं। देखो कपड़े धोते हो ना, जैसे सिंपल सी बात है, या हैंड वॉश कर रहे हो तो पहले वेट करते हैं हम लोग, गीला करते हैं ना, चाहे हाथ हो गया या चाहे कपड़े हो गए, उनको हम लोग गीला करते हैं, उसके बाद हम उसमें सोप और डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं। तो दोनों ही जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो मॉलिक्यूल उनके गैदर्ड हो जाते हैं और क्लस्टर फॉर्म करते हैं, जिनको कि माइसेल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मिशेल या माइसेल की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जहां पर ऊपर ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल है, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल ये राउंड वाला होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये टेल जिसको आप कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। ओके, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, चलिए ये कम आप लोग पढ़ लेंगे, ये पढ़ा रखा है मैंने पहले भी आपको। ठीक, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।